Good evening to all of you. आज हम लोग नेचुरल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल वर्ल्ड में ही दिया हुआ है नेचुरल फोर्स। हमारे पास 4 प्रकार का नेचुरल फोर्स है, जिसको फंडामेंटल फोर्स भी कहते हैं। प्राकृतिक बल या मूलभूत बल, ठीक है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। एक 11th में है और 3 12th में है, ठीक है। कौन सा नेचुरल फोर्स 11th में है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और फिर 12th में आप पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद है वीक न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स ये जो है न्यूक्लियस के में लगता है, ठीक है। इसलिए ये केमिस्ट्री में भी तुम लोग पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन हमारे फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में ही दे दिया था फिजिकल वर्ल्ड में, इसलिए इसको भी जानना ज़रूरी है। अभी सीख लेंगे, जब ग्रेविटेशनल चैप्टर स्टार्ट होगा उस समय आधा समझो वो चैप्टर अभी ये कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए अभी ही हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो नेचुरल फोर्स और भी कोई फोर्स होता है? हाँ, आर्टिफिशियल फोर्स भी होता है। फोर्स 2 प्रकार का, एक नेचुरल फोर्स होता है और दूसरा क्या होता है? आर्टिफिशियल फोर्स। नेचुरल फोर्स में कोई लगातार फोर्स नहीं है, अपने आप लगने लगता है। जैसे एक मैग्नेट को रखो, दूसरे मैग्नेट को रखो, छोड़ दो, अपने चिपक जाता है। तो वहाँ कोई लगाया ना, तो आदमी लगाया ना कोई मशीन लगाया, नहीं। यानी ये आर्टिफिशियल फोर्स नहीं है, ये नेचुरल फोर्स है। जैसे एक चार्ज को रखे, दूसरे चार्ज को रखे, वहाँ पर भी फोर्स लगने लगता है, तो ये भी नेचुरल फोर्स। जब कोई आदमी फोर्स लगाता नहीं है, अपने आप जब लगता है किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स, तो वो फोर्स को हम लोग नेचुरल फोर्स कहते हैं। फोर्स समझते हैं कि नहीं? नहीं तो फोर्स भी बता देंगे, ठीक है। बल, फोर्स का मतलब होता है बल। हिंदी मतलब क्या? वैसा भौतिक राशि जो किसी वस्तु पर लगता है, नहीं तो उसकी स्थिति चेंज कर दे या उसका डायरेक्शन चेंज कर दे, तब उसको क्या कहते हैं हम लोग? फोर्स। या बच्चा वाला डेफिनेशन, खींचना या धकेलना को बल कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सो मेनी डिफिनेशंस फॉर फोर्स। फोर्स के लिए बहुत सारे डिफिनेशंस है। बच्चेपन में हम लोग को सिखाया गया था कि पुलिंग और पुशिंग इज कॉल्ड फोर्स। खींचना या धकेलना को हम लोग क्या कहते हैं? बल कहते हैं, नहीं। लेकिन अभी हम लोग इंटर में आ गए, 11th में आ गए, तो फोर्स को कहेंगे वैसा फिजिकल क्वांटिटी, नहीं, जो किसी बॉडी का, किसी वस्तु का, किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशंस को चेंज कर दे। है यहाँ, चला जाए वहाँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ से वहाँ कैसे जाएगा? जब तक कोई फोर्स लगेगा नहीं तब तक जाएगा नहीं। तो वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु के डायरेक्शंस को, दिशा को या स्थिति को बदल देता है, उस भौतिक राशि को ही हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं, नहीं। तो पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फोर्स क्या है, उसके बाद फोर्स का टाइप कितना है, उसके बाद हम लोग आर्टिफिशियल फोर्स और नेचुरल फोर्स दोनों पढ़ेंगे, नहीं। आपका इस चैप्टर में केवल नेचुरल फोर्स ही है, ओके। तो हेडिंग लगाइएगा फोर्स। फोर्स मतलब होता है बल। द फिजिकल क्वांटिटी, the physical quantity which can change the direction and position of body or object is called force।
it is denoted by F. हिंदी इसका लिखते हैं, वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु की स्थिति या दिशा बदल सकती है तो उस भौतिक राशि को बल कहते हैं। इसे F द्वारा सूचित करते हैं, सूचित किया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल, ये वस्तु यहाँ पर है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये है इसका पोजीशन, ये है पोजीशन फर्स्ट, समझ में आ रहा है कि नहीं? और इस पर आपने लगाया फोर्स, ठीक है, और ये वस्तु चलाया यहाँ, ये हो गया पोजीशन सेकेंड, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बताइए, पोजीशन चेंज किया, यहाँ एक फिजिकल क्वांटिटी इस पर आरोपित किए, तो ये एक पोजीशन से कहाँ चला गया? दूसरे पोजीशन पर। तो जो ये फिजिकल क्वांटिटी है, यही है फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि, यही जो भौतिक राशि है इसी को कहते हैं फोर्स। क्या कहते हैं इसको? फोर्स, बल। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो, वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु का, ये वस्तु हो गया, ये ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, पोजीशन का मतलब क्या होता है? स्थिति एक, ये स्थिति दो। ध्यान से देखो, डिफिनेशन के अनुसार देखना है। वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु के स्थिति को बदल सकता है, बदल दिया, उसी भौतिक राशि को क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। नहीं, फिर से देखिए एक बार, वह भौतिक राशि यानी वह फिजिकल क्वांटिटी जो किसी बॉडी का या ऑब्जेक्ट का पोजीशंस को बदल सकता है, पोजीशंस को बदल सकता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। पोजीशन भी बदल सकता है और डायरेक्शंस भी बदल सकता है। अभी क्या बदला है? पोजीशन। क्या बदला है? पोजीशन। यहाँ पर क्या हुआ है? क्या हुआ है इसका बताइए तो? पोजीशन चेंज हो गया है, पोजीशन चेंज हुआ, यानी स्थिति क्या हुआ है? बदला है, स्थिति बदला है। ठीक है, डायरेक्शंस भी बदल सकते हैं। हम जा रहे थे इधर, नहीं, और तुम लगा दिया फोर्स इधर, तो उधर घूम जाएंगे। यानी फोर्स लगा के आप क्या क्या कर सकते हैं? पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं। ध्यान दो, ध्यान दो, केवल लिखना ही नहीं है। फोर्स लगा के क्या क्या कर सकते हैं? पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं और साथ ही साथ डायरेक्शंस को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पोजीशन चेंज हुआ। अगर दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं,
कोई वस्तु है, कुछ भी वस्तु मतलब कुछ भी हो सकता है, ये जा रहा है इधर, इधर है इसका मोशन, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर इधर से फोर्स लगा दिए, इधर से क्या लगा दिए, फोर्स, बल लगा दिए, तो यह कार तब क्या होगा बोलिए तो, इधर ना जाके क्या हो जाएगा, ये कार का पोजीशन चेंज हो जाएगा कि नहीं बोलिए। होगा कि नहीं, यानी डायरेक्शन अभी किधर है, इधर, अब डायरेक्शन किधर हो गया, इधर नहीं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, यानी डायरेक्शन चेंज, यानी दिशा बदला है। यानी फोर्स लगाकर हम किसी भी वस्तु के पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्शंस को भी चेंज कर सकते हैं। लिखिए, ये मिटाएं ऊपर का, टाइप्स ऑफ फोर्स, बल के प्रकार लिखते जाना है। अब समझने वाला चीज रहता है तो समझना है, ये लिखने वाला है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स, बल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, एक बल होता है आर्टिफिशियल फोर्स, इसको कहते हैं कृत्रिम बल, और दूसरा होता है नेचुरल फोर्स, या इसी का नाम है फंडामेंटल फोर्स। हिंदी इसका है प्राकृतिक बल या मूलभूत बल। प्राकृतिक बल या मूलभूत बल। तो फोर्स पूछेगा कोई कितने प्रकार का होता है, तो टू टाइप्स का फोर्स होता है। कौन कौन सा, आर्टिफिशियल फोर्स और दूसरा नेचुरल फोर्स। नेचुरल फोर्स को फंडामेंटल फोर्स भी कहते हैं। कितने प्रकार का फोर्स है, दो प्रकार का है, एक आर्टिफिशियल फोर्स है, दूसरा नेचुरल फोर्स या उसको फंडामेंटल फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, ओके। तो देखते हैं हम लोग आर्टिफिशियल फोर्स। बड़ा आसान है ये सब। कृत्रिम बल, अभी कौन सा फोर्स लगाए थे बोलिए तो, कुछ चीज़ तुम जान भी रहे हो, पहले से कॉन्फिडेंस में रहो। अभी कौन सा फोर्स लगाए थे, आर्टिफिशियल फोर्स था कि नेचुरल फोर्स था? आर्टिफिशियल फोर्स था। नेचुरल फोर्स अपने आप लगता है, आर्टिफिशियल फोर्स मानव लगाएगा या मशीन लगाता है। मानव लगाएगा या
मशीन लगाएगा, नहीं। द फोर्स which is applied on object by man और मशीन, ठीक है, इज कॉल्ड आर्टिफिशियल फोर्स। जैसे कहेगा कोई बैलगाड़ी, तो बैल लगा रहा है फोर्स, वो भी मशीन ही है ना। किस पर लगा रहा है? गाड़ी पर। गाड़ी क्या है? मशीन ही है एक तरह का। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या चीज? ये ART छूटा है ना, यहाँ भी छूटा है। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल, ARTIFICIAL, ठीक है। अब तो आर्टिफिशियल फोर्स, द फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट बाय मैन और मशीन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल फोर्स। वह बल जो मानव या मशीन किसी वस्तु पर आरोपित करता है, उसे कृत्रिम बल कहते हैं। कोई दिक्कत? दूसरा, नेचुरल, या इसका नाम और भी है फंडामेंटल फोर्स। हिंदी है इसका प्राकृतिक या मूलभूत बल। द फोर्स which is applied on object by itself, then it is called natural and artificial natural and fundamental force, natural and fundamental force। इसका हिंदी हो जाएगा वह बल जो किसी वस्तु पर अपने आप आरोपित होता है उसे प्राकृतिक बल कहते हैं। तो फोर्स हम लोग ने कितने प्रकार का पढ़ा? 2 प्रकार का, नहीं,
एक बल जो मशीन या आदमी जो लगाता है वो आर्टिफिशियल फोर्स है, और दूसरा वह फोर्स जो कि अपने आप लग जाता है, नहीं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल फोर्स कहते हैं। ठीक है, ऊपर मिटाऊं ये, अब हम लोग नेचुरल फोर्स का टाइप पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्स और नेचुरल फोर्स। मूलभूत बल या प्राकृतिक बल के प्रकार, ये कितने प्रकार का होता है, लिखेंगे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्स और नेचुरल फोर्स। मूलभूत बल या प्राकृतिक बल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार का होता है ये? 4 प्रकार का होता है। इसको मिटाएं। लिख लिए। अब देखते हैं, अब हम लोग को देखना है कि भाई कितने प्रकार का होता है। समझ लिए हम लोग नेचुरल फोर्स को, अपने आप जो फोर्स लगता है उसको हम लोग नेचुरल फोर्स कहते हैं, या इसको फंडामेंटल फोर्स, मूलभूत बल भी कहते हैं। तो ये कितने प्रकार का बल होता है? तो 4 प्रकार का होता है। तो कौन कौन सा होता है देखते हैं। पहला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। हिंदी क्या होता है इसका? गुरुत्वाकर्षण बल। एकदम पढ़े हैं ये सब। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। ये 2 प्रकार का होता है। इसमें 2 वर्ड है, एक इलेक्ट्रो है, दूसरा क्या है? मैग्नेट। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये 2 प्रकार का होता है। एक ए नंबर में होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हिंदी में इसको कहते हैं स्थिर वैद्युत बल। सब देखेंगे बारी बारी से। और इसका एक बी नंबर भी है जिसको कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स। हिंदी में इसको कहते हैं चुंबकीय बल। ठीक है। तो कौन कौन सा फोर्स होता है फंडामेंटल फोर्स? तो पहला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। यानी इसमें 2 प्रकार का बल है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है जिसका मतलब है स्थिर वैद्युत बल, और दूसरा मैग्नेटिक फोर्स है जिसका मतलब चुंबकीय बल है। और किसी में टाइप नहीं होगा। अब 3rd नंबर जो नेचुरल फोर्स है उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग
न्यूक्लियर फोर्स, हिंदी में है प्रबल नाभिकीय बल। और चौथा नंबर है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक का मतलब कमज़ोर होता है, अच्छा शब्द दुर्बल होता है इसके लिए, दुर्बल नाभिकीय बल। तो कोई भी पूछेगा तुम्हें कि फंडामेंटल फोर्स कितने प्रकार का होता है, तो क्या बोलेंगे? 4 प्रकार का। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का होता है। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुम्बकीय बल। विद्युत चुम्बकीय बल फिर 2 प्रकार का होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, स्थिर विद्युत बल, और दूसरा मैग्नेटिक फोर्स, चुम्बकीय बल। अब चलते हैं तीसरा नंबर, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, प्रबल नाभिकीय बल। चौथा वीक न्यूक्लियर फोर्स, दुर्बल नाभिकीय बल। तो इस तरह से हम बारी बारी से सबको देखेंगे। अब हम लोग को सीखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जो कि सब जानता है, उसके बारे में सीखना है। ग्रेविटेशनल फोर्स किसको कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। फंडामेंटल फोर्स 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो इसको मिटाऊं? अब हम लोग देखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसको कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। पहले इसको समझ ही लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर इसका डिफिनेशन वगैरह सब, इसका प्रॉपर्टी सब सीखेंगे हम लोग। ठीक है, न्यूटन ने देखा कि सेब नीचे गिर गया। कहानी सुने हैं कि नहीं? क्यों गिरा? बोला कुछ फोर्स लगता होगा। हम यहाँ है, स्थिति चेंज हुआ कि नहीं? एप्पल कहाँ था? ऊपर में, बोलो, ऊपर में चला या कहाँ? नीचे अपने आप आया, कोई मशीन या आदमी तो नहीं लगाया। इसका मतलब वो नेचुरल फोर्स तो है। क्यों आया? इसका मतलब कोई न कोई फोर्स लगा। उसी फोर्स का नाम गुरुत्वाकर्षण फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या नाम है उसका? इंग्लिश शब्द सुनने का आदत डालिए, ठीक है, हिंदी तो लिख ही देते हैं, इंग्लिश शब्द सुनने की आदत डालिए। कुछ शब्द एग्जाम में इंग्लिश मिक्स करके लिखिएगा, ठीक है। तो वही जो फोर्स है, उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई दिक्कत? तो न्यूटन ने कैसे खोजा? इसके पीछे बहुत कहानी है, इसके पीछे बहुत कहानी है। मैं शॉर्ट में बताता हूँ, ध्यान से देखो, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ तुमको। न्यूटन ने यह कब किया था? 1687 ईस्वी में, ठीक है। कब किया था? 1687 ईस्वी में। ध्यान से देखिए, न्यूटन ने, केपलर एक साइंटिस्ट था। कौन साइंटिस्ट था? केपलर, ठीक है। उससे पहले भी और चलते हैं, केपलर से भी पहले था 2 साइंटिस्ट का नाम आता है। सुनो, कहानी इंटरेस्टिंग है। ये सबसे कुछ फिजिक्स के लिए कुछ नहीं होता है, फिजिक्स में ये सब क्वेश्चन नहीं आता है, किसने खोजा था और नहीं खोजा था। समझ में आ रहा है कि नहीं?
लेकिन रेलवे सब में यही सब फिजिक्स पूछ देता है। तो ध्यान से सुनना, दो साइंटिस्ट था, एक टाइको ब्राहे था और कोपरनिकस। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब कोपरनिकस ने, कहा जाता है बुक में ऐसा है, अब नंगी आंखों से पूरा जीवन ब्रह्मांड को देखने में, नहीं यूनिवर्स को एक टेलीस्कोप ले लिया और उसी को देखने में समय व्यतीत कर दिया और लिख लिख करके सब चीज रखा था, लिख करके सब चीज रखा था, पूरा जिंदगी का सार, कि कौन सा प्लेनेट कहाँ पर है, उसका पोजीशन कब कब बदल जाता है, कब दिन और कैसे रात हो जा रहा है, कुछ कुछ आइडिया देकर बहुत सारा रफ वर्क यानी प्रोजेक्ट तैयार किया था। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद चूँकि वह काफ़ी मेहनत किया तो उसका शरीर अस्वस्थ होने लगा। सोचा ये मेहनत जो किए हैं इसका निष्कर्ष तो हम अब निकालने का कुछ स्टेमिना अब मेरे पास नहीं रहा, ये सारा जीवन हम इसमें लगा दिए और यह व्यर्थ ही चला जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उस जमाने में, सुनिएगा तब सुनाएंगे, नहीं तो नहीं सुनाएंगे। उस जमाने में सोचा किसको दें, ये झाल मुड़ी वाला के देंगे तो वो दे के फेंक देगा, नहीं। तो उस समय के जाने माने प्रोफेसर, अच्छा प्रोफेसर थे जिसका नाम था केपलर। क्या नाम था? केपलर। तो केपलर को वो सारा रफ वर्क का डाटा उसने दे दिया, बोला इसको पढ़ के आप निष्कर्ष निकालिए। तो उसी केपलर कॉलेज के प्रोफेसर थे, उसी कॉलेज में न्यूटन छात्र हुआ करता था। न्यूटन उसी कॉलेज में छात्र हुआ करता था। न्यूटन बहुत कुछ फिजिक्स में दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? न्यूटन को अगर फिजिक्स से निकाल दिया जाए, फिजिक्स तो बोना पड़ेगा ही, साथ ही साथ मैथ में भी सब बहुत कुछ दिया है न्यूटन ने। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैथ भी बोना पड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स भी कहा जाता है। ध्यान से सुनना। तो न्यूटन गरीब था, न्यूटन गरीब था। क्यों? न्यूटन पैदा भी नहीं हुआ था कि उसके पिताजी मर गए थे, तो उसकी माँ फिर दूसरी शादी कर लिया था। तो उसका दूसरे पिताजी के पास ये नहीं गया, अपने नानी घर में ये रहने लगे। फिर वो भी पिताजी उसका मर गया जब न्यूटन 14 साल का हुआ। तब उसकी माँ लौट करके फिर से आया नानी घर जहाँ न्यूटन रहता था, वहाँ से फिर वो अपने घर चले गए। उसके चाचा जी, न्यूटन के चाचा, न्यूटन को और उसकी माँ को अपने घर। शांत स्वभाव का लड़का पहले से था न्यूटन, मेधावी छात्र था। उनका चाचा किसी तरह से उसको स्कूल में नाम लिखवाया और उसके बाद वो स्कॉलरशिप मिलने लगा, तेज तरार था। तो वही स्कॉलरशिप से वो पढ़ा। उसके बाद जब कॉलेज में एडमिशन की बारी आया, किसी तरह से एडमिशन करवाया। अब वहाँ फीस भरने के लिए पैसा भी नहीं पुरता था, स्कॉलरशिप भी मिलता था, रहना खाना तब फिर भी नहीं पुरता था। तो कॉलेज में न्यूटन प्यून का भी काम क्या करता था। प्यून इन द सेंस क्या, जैसे कोई स्टूडेंट गरीब है मेरे पास ही रह रहा है, मान के चलो पढ़ भी रहा है और थोड़ा बहुत जो मेरा काम है तो वो भी कर रहा है, उसी तरह से वो कॉलेज में था। पढ़ने में तेज था, काम जो कहेगा टीचर लोग वो सुनता भी था जल्दी जल्दी। तो उस समय वो जो डाटा दिया था कोपरनिकस ने केपलर को, उसी पर वर्क कर रहा था। तो न्यूटन भी रहता था साथ में, क्योंकि ये भी फिजिक्स पढ़ता था, नहीं ग्रेजुएशन में था। एज उस समय उसका 21 साल था न्यूटन का। उसके बाद केपलर ने 3 लॉ बनाया था ग्रेविटेशन, जिसका खोज किए हो, जिसका खोज का श्रेय न्यूटन को जाता है। केपलर ने ही 3 लॉ बना चुका था और बनाने ही वाला था। ध्यान से सुनना, और बनाने ही वाला था। तो अचानक जैसे अभी कोरोना हुआ, क्या हुआ, ये कोरोना बंद हो गया ना, उसी टाइप से प्लेग फैला। समझ में आ रहा है कि नहीं? जिसके कारण सभी शैक्षणिक संस्थान को 3 महीने के लिए लंबा अवकाश दिया, मतलब छुट्टी। तो न्यूटन जब आपको अवकाश दिया गया, सब चला गया अपना अपना। न्यूटन ने क्या किया, वो सब चीज़ चुरा के लाया, या जैसे लाए सब चीज़ चुरा कर
लेकर भाग गया वहाँ से। और उसके बाद चोर नहीं कहा जाए, टीचर का अगर कुछ लेता है स्टूडेंट तो वो चोर नहीं होता है। तो उसके बाद लेके चला आया। और उसके बाद एक चीज़ जो लिखा था कि एक बॉडी दूसरे बॉडी पर फोर्स लगाता है, वो ये बात समझ ही नहीं आ रहा था, कहाँ लगाता है। सोचता था कि हम भी हैं आप भी हैं, फोर्स कहाँ लग रहा है, आप भी हैं आप भी हैं, फोर्स कहाँ लग रहा है। वो देखता था लगता ही नहीं है फोर्स, पूरा पागल की तरह बौक रहा था। एक दिन सोच रहा था कि देखें तो बड़ा बॉडी के पास, पहाड़ के पास जाता था, बड़े बड़े जगह पर, वहाँ पर भी उसको फोर्स का महसूस नहीं होता था, कहीं कोई फीलिंग्स नहीं होता था। थक गया बेचारा, थक करके माना जाता है कि सेब के पेड़ के नीचे बैठा तो अचानक ऊपर से सेब नीचे गिरा और उसके मन में क्वेश्चन हुआ, भाई फॉल डाउन एप्पल, एप्पल क्यों गिर गया नीचे, कोई भी बॉडी क्यों हिलेगा, जब तक कोई ना कोई फोर्स नहीं लगेगा बॉडी पोजीशन चेंज कर ही नहीं सकता है। इसका मतलब उसे जरूर कोई खींचा, कौन खींचा, बोला ए फोर्स। इसका मतलब एक बॉडी अर्थ है, एक वस्तु अर्थ है, दूसरा एप्पल है, दोनों के बीच फोर्स लगा, दोनों के बीच फोर्स लगा, बराबर ही फोर्स लगा। जितना एप्पल ने लगाया पृथ्वी पर उतना ही पृथ्वी भी ने लगाया किस पर, एप्पल पर। समझ में रहा कि नहीं। तो पृथ्वी चूंकि बहुत भारी है तो थोड़ा सा फोर्स से हिलेगा, बोलो जल्दी से, लेकिन एप्पल उतना सा फोर्स से खींचा चला आया। तब कहा यही फोर्स है ग्रेविटेशन, तब क्या बोला, यही फोर्स है ग्रेविटेशन। आया समझ में। ये सब कहानी था, ये सब इतिहास है, ठीक है। चलिए इसी तरह से कभी कभी साइंटिस्ट की जीवनी सुनाया करेंगे जब जब आएगा। तो हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहा, तब न्यूटन को पता चला, ठीक है, कि ब्रह्मांड में कहाँ पे दो पिंड अगर है, यानी दो बॉडी है जिसके पास मास है, तो दोनों के बीच फोर्स लगेगा, यह अटल सत्य है। समझ में रखने। ईच एंड एवरी बॉडी ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट टू ईच अदर। ब्रह्मांड के सब वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। आप और हम में फोर्स लग रहा है, मेरे इसके बीच भी फोर्स लग रहा है, क्योंकि यह फोर्स का मान ही इतना कम होता है ना कि थोड़ा बहुत अगर मास है तो प्रभाव नहीं पड़ता है, महसूस नहीं होता है। बड़ा बड़ा मास अगर है तब महसूस होता है। अर्थ बहुत बड़ा है, सन बहुत बड़ा है, तो दोनों के बीच फोर्स लगता है ना, तभी तो अर्थ घूमती है सन के चारों ओर। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसलिए छोटा बॉडी पर यह फोर्स बहुत ही कम होता है, इसीलिए एहसास नहीं होता है, लेकिन लगता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशन फोर्स देखते हैं किसको कहते हैं। तो लिखेंगे ईच एंड एवरी बॉडी, ईच एंड एवरी बॉडी of the universe attract to each other, attract to each other. Such attraction is called gravitational force। ब्रह्मांड के सभी वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करता है। आकर्षित करता है।
इस आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। नहीं, ब्रह्मांड के सभी वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करता है। ब्रह्मांड के सभी वस्तु या वस्तुएं जो भी लिखो एक दूसरे को आकर्षित करता है। बेंच भी आपको खींच रहा है, नहीं, सब खींचता है एक दूसरे को। इस आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। यहां लिख देते हैं इट इज डिस्कवर बाय न्यूटन। यह बल की खोज न्यूटन ने किया था। इस बल का खोज किसने किया था? न्यूटन ने किया था कि बाबू ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु है, यानी दो वस्तु के बीच एकदम फोर्स लगेगा। ठीक है, कितना लगेगा फोर्स, उसके लिए नियम चाहिए। देख देख करके चेक किया, ठीक है, चेक करने के बाद पता चला, तब लॉ दिया। तब क्या दिया? लॉ। थ्योरी ने नियम दिया। क्या? पहले थ्योरी ही दिया, पहले थ्योरी। अब वह हर जगह लागू हो जाता है, ब्रह्मांड के कहीं भी वैसे सिचुएशंस में। ठीक है, तो इसका मतलब वह गलत कहीं हुआ ही नहीं, तो वह थ्योरी धीरे धीरे किस में बदल गया? लॉ में। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी गुरुत्वाकर्षण। क्या है गुरुत्वाकर्षण? बल है। केवल गुरुत्वाकर्षण कहें तो फिर भी बल समझना है, फोर्स समझना है, या गुरुत्वाकर्षण बल कहें एक ही बात है। नहीं, जैसे देखिए ग्रेविटेशन कहेंगे तो फिर भी वो फोर्स समझेंगे उसको, या ग्रेविटेशनल फोर्स, बोथ आर सेम। गुरुत्वाकर्षण के नियम, क्या है इसका नियम? आइए तनिक न्यूटन के सोच पर। न्यूटन ने दो वस्तु लिया, बताया, जो एक M1 था, दूसरा क्या है? M2 है। ध्यान से देखना, ये सेंटर है इसका, दोनों के बीच का डिस्टेंस लिया, सेंटर से सेंटर, मान के चलो R, मान के चलो क्या? R। कोई दिक्कत? उसके बाद इसने इसको इधर खींचा। ध्यान से देखो, अट्रैक्शन कैसे होगा? आकर्षण हम भी खींचेंगे और आप भी खींचिएगा, तब ना आकर्षण होगा, तभी ना अट्रैक्शन होगा। कि केवल हम ही खींचेंगे तो अट्रैक्शन होगा, दोनों को लगाना होगा। जब तक हम खींचेंगे नहीं, अगर इस हाथ से हम देखो, इस हाथ से अगर हम खींचना नहीं चाहें, तो हम समझिए, बहुत को नहीं पता रहता है, कॉन्सेप्ट पकड़िए। इस हाथ से हम खींचने नहीं चाहेंगे, खींच पाएगा ये? तो ये अगर खींच रहा है इधर, तो इसको भी इधर खींचना चाहिए। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन मतलब सट नहीं जाएगा। आप तो नहीं, दोनों हाथ फंसाइए, इसी तरह से फंसाओ, फंसाइए, खींचने की कोशिश करो, खींचो, मतलब अट्रैक्शन। क्या सट जाता है? कुछ बच्चे, क्या ज़्यादातर बच्चे सोच लेते हैं कि ये इसको खींच रहा है इधर,
ये इसको खींच रहा है इधर, तो ये भी खींच रहा है इसको इधर, यानी ये लगा रहा है फोर्स इधर, एट्रैक्शन फोर्स, तो ये भी लगा रहा है इसको इधर। कौन सा फोर्स? एट्रैक्शन फोर्स। कुछ बच्चे क्या सोच लेते हैं, इसका मतलब यह दोनों सट जाएगा। कुछ बच्चे क्या सोच लेते हैं कि यह दोनों सट जाएगा। क्या सटा? नहीं, सटता नहीं है। इसी चीज को हम लोग इसके बीच में दिखा देते हैं, ऐसे और ऐसे। चूंकि देखो यहाँ जितना ये लगाता है फोर्स, ये जितना लगाता है इस पर, ठीक है, ध्यान देना यह बात, और जल्दी से पचता नहीं है बहुत लोगों को। जितना ये लगाया फोर्स किस पर? इस पर, इतना ही ये भी लगाता है इस पर। अगर जैसे पृथ्वी है, जैसे पृथ्वी है, मानो एक पृथ्वी है और यहाँ पर सेब है, यहाँ पे सेब है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये पृथ्वी है और ये सेब है। सेब पृथ्वी को खींचता है इधर, तो ये भी खींचता है इसको इधर। दोनों जो फोर्स है बराबरे लगाता है, ध्यान देना। जितना सेब ने लगाया पृथ्वी पर उतने लगाता है पृथ्वी भी सेब पर, क्योंकि इतनी सा फोर्स से पृथ्वी हिलेगा नहीं, भारी है, सेब हल्का है, इसीलिए खींचा चला जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इन फोर्स एट्रैक्शन हो या रिपल्सन हमेशा बराबर ही होता है। अगर सपोज डेट ये कमजोर है और ये मजबूत है, ये कमजोर है और ये मजबूत है, ठीक है, ये कमजोर है मतलब ये फोर्स नहीं लगा रहा है, तो ये जब नहीं लगा ये कपाड़ लगाएगा। ये अगर जीरो लगाया तो ये भी जीरो ही लगा पाएगा। अब चलो, अब इसने ये चाहता है कि हम ज्यादा लगाऊं, लेकिन ये रोकेगा तब ना। समझ में रखने, अगर ये इसके पास 1 न्यूटन है, कितना है, तो इसको खींचने के लिए कितना चाहिए? 1 न्यूटन। 1 न्यूटन से थोड़ा सा ज्यादा, एकदम थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, 1.001 भी तो चल देगा कि नहीं? तो कहने का मतलब 1 या 1.001 दोनों तो सेम ही है ना एक तरह से, कोई दिक्कत? तो कहने का मेरा मतलब है कि अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स हमेशा बराबर होता है। यह भी बात जानना, सब लिखा देंगे हम लास्ट में। नियम लिखेंगे कल, आज देख लो। तो यही क्या होता है कि चूंकि ये फोर्स और ये फोर्स दोनों बराबर होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए तुम जब छोटी क्लास में तुम्हारे टीचर इस तरह से दिखा दिया होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? और कहा होगा दोनों के बीच बल, बीच नहीं लगता है बल, वो गलत बोला होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये इसने लगाता है इस पर और इसने लगाता है इस पर, समझ में आ रहा है कि नहीं? है नहीं कि बीच में रो आ गया, नहीं, ये खींच रहा है इधर इसलिए ये वाला है, और ये खींच रहा है इधर इसलिए ये वाला है। नहीं, चूंकि ये जो लगाएगा और ये जो लगाएगा दोनों फोर्स बराबर होता है आपस में, ठीक है। और ये जो फोर्स है अभी डायरेक्ट लिखते हैं, फिर हम अब न्यूमेरिकल सब समझा देंगे तब इसका नियम लिखेंगे। जानता है इतना सा तुम लोग। तो ये जो फोर्स है इसका फार्मूला आया था, या न्यूटन्स ने कहा था क्या, यह समानुपाती होता है किसके? दोनों मास के गुणनफल का, प्रोडक्ट का, ठीक है। और दूसरी बात कहा था कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके वर्ग का, स्क्वायर के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अगर यही प्रोपोर्शनल हटाया नहीं तो कोई न कोई कांस्टेंट, बोलो क्या डालते हैं कांस्टेंट? जी, कांस्टेंट क्या डालते थे? जी। इसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। कुछ स्तर दो, ऐसा थोड़ा ना कि यहीं पर आके पढ़ रहे हैं, पढ़े हैं नहीं ये सब चीज। इसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? न्यूटन ने यह नियम दे दिया था कब? 1687 ईस्वी में ही, लेकिन न्यूटन ने फार्मूला नहीं बना पाया। ये जो जी आया ना, इसका मान नहीं निकाला, पूरा कैलकुलस लिख दिया मैथ में, निकलिए नहीं रहा था उससे।
मर गया, मरने के बाद उसी का स्टूडेंट था कैवेंडिश, जो 1798 ईस्वी में, 1700 लगभग 100 साल बाद बच्चा में पढ़ा था, नहीं समझे, उस बच्चा में पढ़ा था। न्यूटन मतलब न्यूटन टीचर थे, उनसे वो बचपन में पढ़ा था, बचपन क्या है, इंटर वगैरह सब में पढ़ा था। उसके बाद न्यूटन निकाल नहीं पाया, वो मरने के बाद ये 100 साल के बाद लगभग है ना, 100 साल के बाद, 100 साल के बाद ये जी का मान निकालने में न्यूटन इतना बौखलाया, इतना रफ वर्क किया कि मैथ में पूरा कैलकुलस लिख दिया। समझ में आ रहा है ना, जो कि मैथ का 11-12 में 50% है पोर्शन, आगे जब पढ़ते हैं तो और उसी का चलता है। ठीक है, तो खोजने आया था क्या न, जैसे तुम आए हो पढ़ने के लिए फिजिक्स, कितना सारा बात सीख लेते हो, कभी केमिस्ट्री सीख लेते हो, कभी मैथ भी सीख लेते हो, कभी देश की भी बातें सीख लेते हो, सीखते हो कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, उसी टाइप का बात है। तो 100 साल बाद उसका स्टूडेंट था कैवेंडिश, खाली टीचरे स्टूडेंट है इस लॉ में। अभी देखने में बड़ा आसान है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कॉपरनिकस, समझ में आ रहा है कि नहीं, कॉपरनिकस ने मेहनत किया, उसके बाद उसके पास सामर्थ्य नहीं रहा कि अब क्या करें ये रफ डाटा का। उसका एक दोस्त था टाइको ब्राहे के पास वो गया और वो बोला कि चलिए केपलर जाने माने प्रोफेसर, उसी को दे दिया जाए, वही कोई निष्कर्ष निकालेगा। बेचारा निकाल रहा था कि प्लेग फैल गया। प्लेग फैलने के बाद न्यूटन वही केपलर का स्टूडेंट था, बस वो उसका डाटा लेके चल दिया। ग्रेविटेशंस के बारे में केवल यही नहीं, बहुत कुछ नियम दिया, नहीं समझे। उसके बाद सब चीज़ तो समझ गया, अलग अलग बॉडी का एक्सेलरेशन निकाल दिया था न्यूटन ने, यह लॉ भी दे दिया था। जी का मान, कांस्टेंट का मान तो साइंटिस्ट को ही देना पड़ेगा, ये कांस्टेंट का मान नहीं दे पा रहा था, समझ में रखने, और पूरा कैलकुलस लिख दिया, इतना मैथ बनाया इसके लिए क्या। ठीक है, तब इसके मरने के बाद यानी 100 साल बाद नियम जब दिया न्यूटन ने, उसके 100 साल बाद उसी का स्टूडेंट था कैवेंडिश। ठीक है, जब वो बूढ़ा हुआ तो उसने वो खोजा। ठीक है, और ये जी का मान निकाला। क्या इसके बीच में कोई नहीं निकाल रहा था, बहुत सारे साइंटिस्ट लगे थे निकालने के लिए, लेकिन निकाल नहीं पाया था, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यही हम लोग जानते हैं जी m1 m2 बाय r²। जानते हैं इस जी का मान तुम्हें खूब याद करवाया होगा, सब कॉम्पिटिशन्स में पूछता है ये। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है। ठीक है, यूनिट लिख देते हैं। अभी कैसे यूनिट निकालेंगे सब समझ में आ जाएगा, इसके बाद वही चैप्टर स्टार्ट होगा। नहीं, यूनिट इसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखो 6.67 को, ये जो 6.67 है पॉइंट में है, इसी का पॉइंट उड़ाओगे ना, इसके बदले आप 20/3 यूज कर सकते हो। क्या कटाओगे इसको, 20 में भाग दोगे ना 3 से, तो यही आता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। 20 में भाग दोगे 3 से तो यही आता है। अगर पॉइंट में नहीं है तो इसी से करवाएंगे। देखो 3 छके 18, पॉइंट डालेंगे तो 20 हो गया, फिर 3 छके 18, फिर 20, 3 छके 6 रिपीट करेगा, अगर 1 बढ़ा देंगे 7 हो जाएगा। तो एगो फोर्स निकाल के दिखाइए। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इन द गिवन फिगर फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स दिए गए चित्र में गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करें। देखो एक बॉडी ये है, दूसरा बॉडी ये है।
ये डिस्टेंस सेंटर से सेंटर लेते हैं। सब सिखाएंगे, ये भी पढ़ाएंगे कल डिटेल्स में। पहले नॉमरिकल एक ठो बना के दिखाइए हमको, चेक करेंगे गुना भाग आता है कि नहीं। M1 है मान के चलो 200 kg और M2 जो है वो है 600 kg और ये जो डिस्टेंस है 20 मीटर है। कितना है? 20 मीटर है। तो फोर्स लगेगा कि नहीं, बोलो। ये फोर्स जो लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ये निकालना है। निकालिए तो, निकाल के दिखाइए। थैंक यू, निकालो उसको।